अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम पाइथन स्टार्ट से लेके एंड तक हर बिगनर्स के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूँ। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एक कंपाइलर है, इसको हम स्टार्ट करने के लिए जहाँ पे हमने अपना कोड रन करना है। जुपिटर नोटबुक हम ओपन कर लेते हैं, जिसमें हमने स्टार्ट करना है अपना लर्निंग, जहाँ पे हमें अपना कोड लिखना है। तो गाइस, तो ये ओपन हो रही है, इसको हमें ब्राउज़र में अपना ओपन करना है। यहाँ पे हमारा वो ही फोल्डर ओपन हो चुका है और यहाँ पे हम एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। स्टार्टिंग करनी है, इसलिए पूरा कोर्स एक वीडियो में कवर करना है, इसलिए आपको डीप नहीं लेके जाऊँगा, जस्ट पाइथन का सारा ओवरव्यू ही दूँगा। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है जो कि आउटपुट स्क्रीन रिजल्ट शो करने के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड्स या हेलो लर्नर्स। सो अब मैं इसको रन करूँगा तो ये स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं अब आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। मैं कहता हूँ एज इज इक्वल टू 19 एक एज है, लेता हूँ मैं कह देता हूँ कि हाइट है किसी की 5.6 के। अब ये जो सी दो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ ये इनके वेरिएबल के नेम में स्टोर हुआ है इज इक्वल टू के साइन के थ्रू, ठीक है। मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ ताकि तीनों में डिफरेंस आपको पता चल जाए। ओके, तो ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग, इनको हम ऐसे सामने रखते हैं। उसके बाद मैं इन तीनों को प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। प्रिंट करवाने का मतलब ये कि अब ये एक वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ये वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। ये तीनों वैल्यूज़ प्रिंट करवाने जा रहा हूँ। तो मैं फंक्शन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रेसेस मैं लिखता हूँ एज, फिर बाद में कर्ली ब्रेसेस डालता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नेम। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो इसलिए मैंने थोड़ी बड़ा करके लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ हाइट। ओके, सो गलती ये हुई है यहाँ पे मुझे डबल कोट्स लगाने चाहिए थे। अब ये बिल्कुल एक फंक्शन बन चुका है। तो अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आंसर आएंगी, ठीक है। जहाँ पे हमने ये लिखा वैसे की वैसे हमारे पास आउटपुट में वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। एज की जगह पे एज की वैल्यू, हाइट की जगह पे हाइट की वैल्यू, नेम की जगह पे नेम की वैल्यू। ये हमारे पास एक वेरिएबल है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। अच्छा, वेरिएबल पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जा रहे हैं डायरेक्ट इनपुट फंक्शन की तरफ। इनपुट अब हमारे पास एक फंक्शन है जो कि डाटा, जैसे ये आउटपुट एक फंक्शन है कि आउटपुट हमें शो स्क्रीन पे दिखाता है, इस तरह इनपुट फंक्शन है जो कि डाटा लेता है टाइपिंग की फॉर्म में, यानी कि टेक्स्ट की फॉर्म में इनपुट लेता है यूज़र से। जो मैं लिखा ये इस वक्त कंप्यूटर के लिए इनपुट है। तो मैं कहता हूँ एज इज़ इक्वल टू इनपुट। ओके, फंक्शन का ये मतलब होता है, जहाँ पे ये प्रिंटेड होती है इसका मतलब ये एक फंक्शन है, ठीक है। इनपुट फंक्शन हमने यूज़ किया, उसके अंदर मैं लिखता हूँ एंटर योर एज, ठीक है। ये मैंने लिखा है तो ये पहले मैसेज शो होगा और ये प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट एज एंटर करेगा और ये पूरी इस चीज़ की वैल्यू होगी। तो ये जो सी वैल्यू होगी जब हमें मिलेगी, हमारी वैल्यू ये किस में स्टोर हो जाएगी, एज के अंदर। जब हम रन करते हैं, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 26, बाय द वे इट्स नॉट माई एज, ठीक है। अब मैं एज प्रिंट करवाता हूँ, तो मुझे क्या आंसर मिलता है 26, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट इनपुट आउटपुट और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम जंप करते हैं सिलेक्शंस पे, ठीक है। अगर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, सबसे पहले सम अप कर लेते हैं इस सारे सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर को। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि पहले ये लाइन, फिर ये एक सीक्वेंस में सारी लाइन जो होती है वो एग्जीक्यूट होंगी।
अब सबसे पहले हमने एक प्रिंट फंक्शन यूज़ किया जो आउटपुट शो करने के लिए हमें यूज़ होता है। उसके बाद हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट पढ़ा जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और उन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इनपुट फंक्शन का जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होती है। जो भी हम एंटर करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगा, ना कि वो जो कि लिखा हुआ है, ठीक है। और एज की वैल्यू यहाँ पे चेंज भी होगी। एज दोबारा हमने प्रिंट करवाया तो 26 है। ओके, तो ये हमारा था सारा सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे। सिलेक्शन स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप किसी पीस ऑफ कोड को रन करते हो सिर्फ, यानी कि कुछ लाइन स्किप कर देते हो। एक लाइन चलनी है या कुछ लाइनें चलनी हैं और कुछ लाइनों को आप स्किपिंग करते हो, उसको कहते हैं हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ओके, तो इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एज इज़ इक्वल टू 14। ओके, तो अब इसको मैं रन करता हूँ। अब यहाँ पे हम सिलेक्शन स्ट्रक्चर पे बात करने लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट है। इफ़ का मतलब ये है कि अगर तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारे पास कोड चलेगा। इफ़ के आगे हमने कंडीशन लिख देनी, एज ग्रेटर दैन 18। अगर 18 से बड़ी है एज, देन क्या होगा, प्रिंट किया जाएगा। तो प्रिंट किया जाएगा एलिजिबल, ठीक है, यानी कि वो इस काबिल है, एलिजिबल टू, हम लिख देते हैं एलिजिबल टू ड्राइव। अगर 18 से बड़ा है तो वो ड्राइव करने के काबिल है। अगर हम इसको रन करते तो हमारे पास क्या होता है, कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमारे पास एज इससे बड़ी नहीं थी। अब दोबारा से हम ऐसे करते हैं कि एज जो से को उसको हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, एज हम कर देते हैं 19 और यहाँ पे कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब हम रन करके देखते हैं कि आंसर हमारे पास क्या है, एलिजिबल टू ड्राइव, क्योंकि हमारी एज की वैल्यू जो सी है वो 18 से बड़ी है, ठीक है। तो आप अब इस बार काबिल हो कि आप ड्राइव कर सको, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ मूव करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो फिर भी हमारा कुछ कोड रन हो तो हम उसके लिए हम एल्स यूज़ करते हैं। सेम इसी कोड को लेते हैं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ। एल्स क्या होगा, प्रिंट यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं थोड़ी सी वैल्यू को, 14 लिखते हैं। अब जो सी कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं चलेगा कोड, उसके बाद एल्स वाला कोड चलेगा, ठीक है। अब हम रन करते हैं, हमारे पास आउटपुट क्या है, यू आर नॉट अलाउड टू ड्राइव, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया। इफ़ अगर कंडीशन पास हो तो ये चलेगी, अगर फॉल्स होगी तो ये चलेगी। इसमें हमने एस का पार्ट नहीं लगाया, अगर तो फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो सिर्फ ट्रू होने की वजह से, ठीक है। तो अब हम आगे स्टडी करते हैं एलिफ की तरफ। इफ़ एल्सिफ हमने स्टडी किया हुआ होगा सी लैंग्वेज में, C++ में। अब हम एलिफ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एज की वैल्यू लिखते हैं, एज इज इक्वल टू 18, ठीक है। इफ़ एज की वैल्यू अगर तो बढ़ी हुई 18 से, ठीक है, तो क्या प्रिंट होगा, यू हैव ए CNIC, ठीक है, आपका एक CNIC है, ठीक है। और एलिफ एक मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। एलिफ का मतलब ये है कि हमने एक और कंडीशन, अगर ये कंडीशन ही ट्रू होगी तो हमने एक और कंडीशन को लेके चलना है, एज इज़ इक्वल टू 18। अगर हमारी एज जो से वो 18 है तो हमें क्या प्रिंट होगा, तो क्या स्टेटमेंट चलेगी, प्रिंट हम करते हैं गो गेट योर CNIC, यानी कि 18 साल के अगर आप होगे तो अपना CNIC बनाए जाके, यानी कि 18 से बड़े तो CNIC होगा आपके पास, अगर 18 के बराबर है तो अपना CNIC बनवाओ। और अगर एल्स, यानी कि अगर आप ना 18 से बड़े हो ना 18 है तो फिर क्या होगा, यू मस्ट वेयर
आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इतना अब हम इनको रन करके देखते कौन सी चलती है। गो गेट योर CNIC, क्योंकि ये 18 के बराबर है एज की वैल्यू, ठीक है। ये वाली भी स्किप होगी क्योंकि ये कंडीशन ही चल रही, और ये वाली भी स्किप होगी, कोई एक चलनी थी वो एक चल गई स्टेटमेंट, ठीक है। तो भी एक बार दोबारा से रन करते हैं। कॉपी यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एज की वैल्यू 14 लिखते हैं, ठीक है। अब रन करते हैं इसकी अब ना ये कंडीशन चली ना ये कंडीशन, ये अब क्या कह रहा है, यू मस्ट वेट, अब तुम्हें वेट करना पड़ेगा 4 साल का, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट करते हैं दोबारा, अब इसकी एज बड़ी कर देते हैं, 19 रखते हैं। अब रन करते हैं, यू हैव अ CNIC, ठीक है। मैं तीनों बार आपको लिख के बता दिया। अच्छा, अब हमारे पास इफ़ होगी, इफ़ एल्स होगी, इफ़ एल्स इफ़ होगी, ठीक है। बाय द वे हम एक और काम करते हैं, हम इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और हम एल्स वाला हटा देते हैं, तो ये भी हमारे पास फिर भी चलेगा, ठीक है। आपकी नीड के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी स्टेटमेंट नहीं चली, ठीक है। ये भी फास्ट है, ये भी फास्ट है, और कोई स्टेटमेंट एल्स की हमारे पास है ही नहीं कि अगर कोई गलत हो तो चले, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। आप इफ़ यूज़ करो अकेला, इफ़ एल्स यूज़ करो, इफ़ एलिफ यूज़ करो, इफ़ एलिफ एल्स यूज़ करो, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, जो कि प्रोवाइडेड की जाती है जिसने आपसे प्रोग्राम बनवाना है, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। ओके गाइस, तो हमने दो तरह के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, एक था सीक्वेंशियल और एक था सिलेक्शन। सीक्वेंशियल में हमने देखा कि कैसे कोड लाइन बाय लाइन चलता है, और सीक्वेंशियल में और सिलेक्शन में हमने ये देखा कैसे कोड लाइंस को स्किप कर देता है और कोई स्पेसिफिक लाइन किसी खास कंडीशन पे एग्जीक्यूट करता है। तो अब हम कुछ ऐसा स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें एक ही लाइन या कुछ सेट ऑफ लाइन बार बार रिपीट हों, ठीक है। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक स्टेटमेंट है फॉर। अब हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेना आई इन रेंज 20, ठीक है। अब इसकी रेंज जो सी है वो 20 है, किसकी, इस वेरिएबल आई की, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ ये वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, ये वेरिएबल 0 से लेके कहाँ तक, 19 तक आउटपुट पे रिस्पॉन्स आया हमारे पास ही, ठीक है। और अब इसने क्या किया, सिर्फ प्रिंट की आई की वैल्यू, लेकिन रिपीट क्या हुआ, आई की वैल्यू का बार बार चेंज होना, और इसका इस लाइन को, ये लाइन रिपीट हुई है लेकिन किस बेस पे, एक इंक्रीमेंट पे, ठीक है। इसकी रेंज 0 से लेकर 19 तक होगी, ठीक है, 20 पॉइंट्स तक। ओके, तो अब हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज 5, 5 यहाँ पे मैंने रेंज दी है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट जैक लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ \n। तो अब हम इसको रन करते हैं, ये जैक जो है 5 टाइम्स रन हो, ठीक है। इसकी वैल्यू जब तक 5 तक नहीं आएगी, आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 5 से कम रहेगी, तो तब तक ये आइट्रेशन होगी, ठीक है। 5 बार जैक प्रिंट हो गया। अब ये क्या करता है, फॉर लूप ऐसी लूप है जो कि एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार चलाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे रेंज की बात नहीं, हमने जो सा एक पहले स्टडी की हुई है सी लैंग्वेज में, उसको हम लेके चलते हैं वाइल। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं आएंगी, ब्रैकेट्स की जगह हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख देना, जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन डायरेक्ट डाल दी थी, ठीक है। हमने इंडेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। वाइल आई इज़ लेस दैन 5, पहले मैं आई को इनिशिएट कर लेता हूँ, आई इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। आई इज़ लेस दैन 5, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट आई को प्रिंट करेगा, या मैं कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, अहमद लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये एक इन्फिनिट लूप हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म ही नहीं होगी, ठीक है। ये चलती रहेगी, क्योंकि इसमें कोई, ये हमेशा I1 ही रहेगा और ये ऐसे ही रहेगा, इसलिए मुझे इसको स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, वरना ये क्रैश हो जाना था अभी प्रोग्राम। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाता हूँ जो कि बताएगी कि आई ने जाना है 5, कभी ऐसे भी होना चाहिए ना कि ये कंडीशन फॉल्स हो। अब मैं कहता हूँ कि आई
कि वैल्यू जो सी है वो 1 प्लस हो जाए, तो मैं प्लस प्लस लिख देता हूँ। अब आई की वैल्यू अगली आइटरेशन में 2 होगी, जब ये कोड चलेगा आई की वैल्यू 2 होगी, फिर ये कोड चलेगा आई की वैल्यू 3 होगी, फिर ये कोड चले गया आई की वैल्यू 4 होगी, जब 5 होगी तो उसके बाद ये कोड नहीं चलेगा। अब हम इसको रन करते हैं, सॉरी, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। अब हम इसको रन करते हैं, क्या आता है, सॉरी गलती होगी, इज इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, इतना हम करते हैं। अहमद 4 टाइम्स रन हो गया, 1 2 3 4, जब 5 आ गई वैल्यू 5 यूँ से 5 के बराबर है तो यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया और 4 बाई प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो फिर हमारे पास आंसर ये 5 पर आएगा। अच्छा, ये जो सा था, अब हमने फोर लूप पढ़ ली, स्टडी कर ली, अब हमने वाइल लूप पढ़ ली। डू वाइल लूप यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, हम जस्ट देख लिया कैसे एक फिक्स्ड वैल्यू फिक्स काउंटिंग होती है और किस तरह एक कंडीशन बेस्ड काउंटिंग होती है। कंडीशन जो सी ये है कि इन्फिनिट हो सकती है। इसको कॉपी करते हैं और रन करते हैं ताकि हम कोई स्टेप्स देख सकते हैं। देखेंगे अगर हमने सिर्फ इवन प्रिंट करवानी है तो हम क्या करते हैं 1 से 20 तक, ठीक है, और इसमें गैप कितने का हो, 2 का स्टेपिंग हो, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद 2 की स्टेपिंग हुई, 3 5 7 9, ठीक है। इसमें 3 की स्टेप, 2 एक की स्टेप हो रहा है, ठीक है, एक स्किप हो जा रहा है, ठीक है। आई की वैल्यू 2 टाइम्स बढ़ रही है एक साथ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 से लेके 20 तक और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, ठीक है। 0 4 8 12 16, 0 इसमें इंक्लूड होगा, 20 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखनी है। और स्टेपिंग जो थी वो थर्ड जो सा सेक्शन था वो स्टेपिंग का होता है, ठीक है। ओके, तो स्टेपिंग भी हमने सीख लिया, हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी फॉर लूप में सीख लिया। अब हमारा लूप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। अच्छा, अब हमारा एक पोर्शन, लास्ट पोर्शन रहता है, इधर तक हमारी प्रोग्रामिंग क्लियर होगी, लूप तक। मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूल्स बनाना, ठीक है। अब हम फंक्शंस को छोटे छोटे पार्ट्स में, अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक डेफ, हमारे पास एक कीवर्ड्स है जो कि एक फंक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। डेफ में लिखता हूँ ऐड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A B C, ठीक है। ये 3 वैल्यूज़ को क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, प्लस B प्लस C, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, फंक्शन का नाम हमारे पास ऐड है और प्रिंसिपल बता रहा है कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसमें सारे कीवर्ड हैं। तो अब ये क्या करेगा, 3 वेरिएबल्स लेगा और उनको ऐड करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज़ इक्वल टू 10, बल्कि एक साथ लिखता हूँ x y z इज़ इक्वल टू 10 20 30, ठीक है। अब ये वैल्यू जो सी है इसको मैं इसमें पास करता हूँ और आंसर देखते हैं। मैं कहता हूँ ऐड इज़ इक्वल टू किसके बराबर हम लिखते हैं, ये फंक्शन कॉल करते हैं एडिशन लिखा, उसमें मैंने पेंसिल लगाई और यहाँ पे मैं आर्गूमेंट्स ये वाले पास करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ x y z, ठीक है। और फिर बाद में प्रिंट करवा देता हूँ मैं ऐड को, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या है 60, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को हमें जहाँ दिल करे यूज़ कर सकते हैं, जैसे दिल करे यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू 10, y की 20, z की 30, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू इधर आ गई, ठीक है, y की वैल्यू इधर आ गई, z की वैल्यू इधर आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 10, a की वैल्यू फिर 10 होगी x वाली, b की y वाली होगी 20, c की z वाली होगी 30। इन तीनों को ऐड किया तो क्या आंसर बना हमारे पास इस पूरे का 60 की वैल्यू किस में स्टोर होगी, ऐड में। तो ऐड को हमने प्रिंट करवा दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 60, ठीक है। हम ऐसा भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसकी कोई भी
पैरामीटर्स ना हो। ये इनको हम कहते हैं पैरामीटर जब फंक्शन डिफाइन करें, और इनको हम कहते हैं आर्गूमेंट जो हमने अपने से पास करने होते हैं फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं बगैर किसी पैरामीटर्स पे फंक्शन। ग्रीटिंग्स में एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं लिखता हूँ प्रिंट अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं ग्रीटिंग को कॉल करता हूँ ग्रीटिंग्स। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे मैंने इसको कॉल किया वहाँ पे ये आंसर कर रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता था प्रिंट ऐसे, तो इसी तरह मैंने ये लिखा है, लेकिन प्रिंट में हमें आर्गूमेंट पास करने पड़े। यहाँ पे हमें पास कोई आर्गूमेंट नहीं, इसलिए ऐसे लिख दिया तो ये इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, तो ये जहाँ पे भी हमने आगे यूज़ करना है कहीं पे भी, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ग्रीटिंग्स लिख के। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सारा काम सारी पाइथन क्लियर हो गई है। आगे हमारा डाटा साइंस, डाटा होल्डिंग कलेक्शन टाइप का कॉन्सेप्ट रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको समझ लगी है तो कमेंट में आप बता दें और शेयर कर दें। तो टेक केयर, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।